position isomerism in substituted benzene। अच्छा पॉइंट ये भी है बेटा, सवाल कभी कभी आ जाते हैं डायरेक्ट। पोजीशन आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, लाओ, तुम लोग तो मानोगे नहीं, ये हम ही कर दे। तार देखो बेटा, मेरी बात सुनो जरा। ये रहा बेंजीन। सबको मालूम है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। अच्छा भाई, आप लोग भविष्य में हमसे पढ़ेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल दीज हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इन सबकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, राइट। ऑल 6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट ड्यू टू, भविष्य में पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म में रेजोनेंस। अच्छा, तो अगर बेटा हम बेंजीन के अंदर से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर किसी एक ग्रुप को लगाए, तो तुम किसी भी H को हटाकर कहीं पर भी ग्रुप को लगा दो, यू विल ऑलवेज गेट सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। तुम यहां पर A को लगा रहे हो तो भी इसका IUPAC नाम होगा वन, इसका नाम बेंजीन। और अगर तुम इस A को यहां पर भी लगा दो तो भी वो सेम प्रोडक्ट ही होगा, दैट इज वन, इसका नाम बेंजीन। ये दोनों बेटा क्या है, सेम। ऑल 6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। किसी भी H को हटाकर किसी भी ग्रुप को लगाओगे, यू विल गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो आपको बताना चाहेंगे ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कहीं पर भी H को हटाकर कहीं पर भी ग्रुप को लगा दो, यू विल गेट सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मेरी बात सुनना, आगे बैठ जाओ, मेरी बात सुनना बेटा। ये मैंने आपको IUPAC में पढ़ाया है। जब बेंजीन पर किसी ग्रुप को लगा देते हैं तो ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ऑर्थो के अगल बगल वाली पोजीशन मेटा होती है, और मेटा के बगल वाली पोजीशन पैरा होती है। ठीक है बेटा, जैसे देखिएगा, अगर आपने ग्रुप को यहां पे लगा दिया तो ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो के अगल बगल वाली पोजीशन मेटा, और मेटा के बगल वाली पोजीशन पैरा। क्लियर हो गया? जहां पे ग्रुप लग जाएगा उसके बगल वाली ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, और मेटा के बगल वाली पैरा। कहने का मतलब, जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा था सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे। जैसे ही आपने किसी ग्रुप को लगाया, अब ये जो 5 हाइड्रोजन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। 2 बन गए ऑर्थो, 2 बन गए मेटा, और 1 बन गया पैरा। के लिए सोचो जरा, सोचो, अगर बेटा हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद डाई सब्स्टिट्यूशन कराए, डाई का मतलब एक H और हटाकर किसी एक ग्रुप को और लगाए, तो आप समझ गए होंगे अब इसकी पोजीशन 3 जगहों पर हो सकती है। ऑर्थो पर आ सकता है, मेटा पर आ सकता है, और पैरा पे आ सकता है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, मेटा डाई
सब्स्टिट्यूटेड और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट बेटा। तो यहां पर हमको मिलेंगे अब 3 प्रोडक्ट, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, बोला जरूर करो, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, और बेटा बोलो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। यू विल गेट टोटल 3 प्रोडक्ट, टोटल 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यस, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 मिलता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 मिलते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा, जवाबों बोलो, ऑर्थो, ये वाला बोलो मेटा, और ये वाला बोलो पैरा। क्या मैं अपने छात्रों को कुछ और बताऊं? अच्छा सुनना, एक बात और बताता हूं, फिर लिख लेना तुम लोग। सुनो बेटा, क्या ऑर्थो वाले को हम 1,2 नहीं बोल सकते? बोलो, ऑर्थो वाले को 1,2 बोल सकते, मेटा वाले को 1,3 बोल सकते, बोला करो, और पैरा वाले को 1,4 बोल सकते हैं। Am I right? IUPAC सिस्टम में ऑर्थो इज 1,2, मेटा इज 1,3 एंड पैरा इज 1,4। ओके, तो कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। ओके, अच्छा, मैंने अपने छात्रों को IUPAC में यह भी सिखाया है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को सॉल्ट में ऐसे भी लिखते हैं, सॉल्ट में एक को तो ऐसे दिखा दिया, अब दूसरा वाला ऑर्थो मेटा या पैरा कहीं पर भी हो सकता है, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं, रिंग से जोड़ देते हैं। ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया, इसका काम है ये, ठीक है। तो रिंग से जोड़ने का मतलब होता है कि दूसरा ग्रुप ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है। तो इन तीनों को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, और उसमें नहीं, बगल में जो बगल में उस पीछे वाली में, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब बारी आती है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हटाएं इसको, अच्छा, बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1 प्रोडक्ट, डाई सब्स्टिट्यूटेड 3 प्रोडक्ट, ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा एक बात और सुन ले बेटा, ये दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल ऑलवेज गेट 3 प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ गया, अच्छा हटा, जल्दी देखो बेटा, थोड़ा लिखते रहा करो। अब हम लोग बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की। 3H को हटाकर 3 ग्रुप लगाएंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी बात करेंगे। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो बेटा, इतना टाइम ना लगाओ, देखो इतना टाइम लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, गोला बनाओ अंदर, बेंजीन के अंदर गोला नहीं बनाया तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसे गोला बनाना बहुत जरूरी होता है, वरना पूरी की पूरी कैटेगरी ही चेंज हो जाती है। आप एरोमेटिक से पहुंच जाते हैं, सीधे नॉन एरोमेटिक में पहुंच जाते हैं।
इसलिए गोला बनाना बहुत जरूरी होता है, हटा रहे हैं इसको, राइट। अब हम लोग बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की, अर्थात बेंजीन के अंदर से हम 3H हटाएंगे और कोई 3 ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन दीज 3 ग्रुप। बेटा कितने प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे, ये चीज डिपेंड करती है ये तीनों ग्रुपों का नेचर क्या है। तीनों ग्रुप सेम है या तीनों ग्रुप डिफरेंट है। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। पहला पॉइंट, इफ ऑल 3 ग्रुप आर सेम, अगर तीनों ग्रुप सेम हो देन वी गेट 3 प्रोडक्ट। अगर ये तीनों ग्रुप जो आपने लगाए हैं वो सेम है तो हमको कितने प्रोडक्ट बेटा मिलते हैं? 3 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, जैसे ये बेंजीन होता है C6H6 बेंजीन है। हमने क्या किया बेटा, इसके 3H हटाकर हमने 3 ग्रुप लगा दिए और तीनों ग्रुप क्या है? सेम। अगर तीनों ग्रुप सेम है, आपने तीनों मिथाइल ग्रुप लगाए हैं तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। अब ये 3 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे जरा सामने देखिए। जिसको IUPAC क्लियर है उससे बड़े आराम से समझ में आएगा। मैंने इन तीनों मिथाइल ग्रुपों को अगल बगल लगा दिया, ओके। इसे कहते हैं 1, 2, 3 प्रोडक्ट, या इसका एक नाम और भी होता है एडजेसेंट, क्योंकि तीनों के तीनों आपने अगल बगल लगाए हैं, एडजेसेंट, राइट। दूसरा प्रोडक्ट बेटा हम लोग ये बना सकते हैं, लिखते रहिए थोड़ा थोड़ा, देखिए ऐसी कोई विशेष चीज नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा बेटा प्रोडक्ट हमने ये बना दिया, आप जब इसका IUPAC नाम करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, सॉरी 1, 2, 4, या बेटा इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट। बेटा बोलो क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट। और तीसरा बेटा प्रोडक्ट बनेगा, IUPAC में आप समझ गए होंगे, 1, 3, 5, 1, 3, 5। इसे बेटा हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, राइट। तो जब तीनों के तीनों ग्रुप सेम होंगे तो हमें 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, एडजेसेंट, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 1, 3, 5। आप लोग जानते हैं बेटा लास्ट वाले को हम लोग सिमेट्रिकल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? आप लोगों ने भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, इसका जब आप डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो सिमेट्रिकल है ये, इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा। क्यों? इन दो, इसका रिजल्टेंट और इसका कुछ ऐसे आएगा और ये इसको नलीफाइड कर देगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल वाला। जबकि इसका भी नेट 0 नहीं होगा और इसका भी नेट 0 नहीं हो सकता। आप देखिए प्लीज, इसके डाइपोल मूवमेंट को
ये वाला नलीफाइड कर देगा, लेकिन इसका नलीफाइड नहीं हो पाएगा। मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ओके, अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हटा दें इसको, थोड़ा जल्दी देखिए, लिखिए, इतना हम समय नहीं देने वाले हैं ना। आप मैं बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। ये नहीं होता है कि बिल्कुल आराम सुन रहे हैं और फिर आराम से लिखना है और बाद में क्या होगा मुझे मालूम है, तो वो काम नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। ऐसी क्या विशेष चीज बढ़ा दी हमने आपको, तो पहली बार देख रहे हैं। तो अगर तीनों ग्रुप सेम होंगे तो हमें टोटल 3 प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, चलिए रब कर देना चाहिए। इफ only 2 groups are same, then we get total 6 प्रोडक्ट। बनाने की आवश्यकता नहीं है। कितने प्रोडक्ट बेटा मिलेंगे? 6। एग्जाम्पल के तौर पर बस समझ लो, हम मान लो ये देते हैं। आप देखो बेटा, 2H को हटाकर मिथाइल लगाया है और तीसरे H को हटा के Cl लगाया है। 2 ग्रुप सेम है, तीसरा ग्रुप डिफरेंट। अगर आपसे कोई पूछे ये कितने प्रकार के होंगे, तो ये टोटल 6 प्रकार के होंगे, 6 टाइप। Am I right? And the last, समझ गए होंगे, if all group are different, if all group are different, तो हमें टोटल मिलते हैं 10 प्रोडक्ट। बेटा बोलो कितने मिलते हैं? 10। अब हटा दे इसको, अब हटा दे। हमें टोटल मिलेंगे 10 प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल C6H3 Cl Br I। आपसे क्वेश्चन आता, बताइए इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तीनों ग्रुप डिफरेंट है, यू विल गेट टोटल 10 आइसोमर। अरे आइसोमर लिखो, टाइप लिखो, प्रोडक्ट लिखो, एक ही बात है, सिनोनिम्स है सब एक दूसरे के। तो टोटल कितने आइसोमर इसके मिलेंगे? 10 आइसोमर मिलेंगे। बनाने की जरूरत नहीं है वरना भड़बड़ा जाओगे। ठीक है, चल। दिस इज अबाउट द पोजीशन आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिखते लिखते बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3। नाम बोलो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। आयुपेसी बोलो, 1,2, 1,3, 1,4। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन दीज 3 ग्रुप्स। इन 3 ग्रुपों पर डिपेंड करेगा। अगर तीनों सेम, जोर से बोलो, अगर तीनों सेम, नाम बोलो, एडजेसेंट, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। फिर से बोलो, आयुपेसी बोलो, 1,2,3, 1,2,4, 1,3,5। इसे सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं? नेट डाइपोल मूवमेंट होता है 0। अगर 2 ग्रुप सेम हो, तीसरा डिफरेंट हो, 6। अगर तीनों डिफरेंट हो, 10। गॉट इट? क्लियर है? आइए 1-2 सवाल इसके ऊपर करते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मैनी मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट are formed in each case?
अब 2-3 एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है इनका मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन ईच केस। जैसे पहला, दूसरा, 2 देते हैं, पहले बताना मेरे भाई। पहला मैंने दिया आपको टॉल्यूइन। चलो बताओ, अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएं, एक H को हटाकर एक Cl को लगाएं, तो टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? करो, तो कल तुम लोगों ने सीखा था, करो, कितने पॉसिबल है? सोच लो। देखिए, इसका H हटा के Cl लगाया, एक प्रोडक्ट बेंजाइल क्लोराइड, एक बन जाएगा। अच्छा, यहां पर H होगा नहीं, 2, 3, 4, चारों वैलेंसी भर गई है। यहां पे H हटा के लगाया ऑर्थो, यहां पे H हटा के लगाया मेटा, यहां पे H हटा के लगाया पैरा, यहां से वापस से बनेगा मेटा, यहां से वापस से बनेगा ऑर्थो। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक मिलेगा बेंजाइल, जब इसके H को हटा के लगाओगे। दूसरा मिलेगा ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, तीसरा मिलेगा मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, चौथा मिलेगा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो कुल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। तो पहले वाले में मिलेंगे 4 प्रोडक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? चेंज करें, चेंज करें, अब बताना, दम है तो। मोनोक्लोरिनेशन कराया डाइफिनाइल मीथेन का, बताइए कितने प्रोडक्ट? गंदी बात ना करे, औकात में रहो साले। एक बेंजीन बढ़ा दी है, एक बेंजीन होने पे 4, तो 2 बेंजीन होने पे 8। यूनिटरी मेथड लगाओ यार। एक बेंजीन होने पे 4, तो 2 होने पे 8। बोलो 8, 4। यस, अगेन द आंसर इज 4। कैसे? एक तो यहां से मिल गया। अच्छा, यहां हाइड्रोजन होगा नहीं, चारों वैलेंसी भरी है। अब देखना भाई, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, ये चारों पोजीशन सेम पोजीशन है। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा तीसरा प्रोडक्ट, और यहां से आपको मिलेगा चौथा प्रोडक्ट। तो यहां से भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। ओके, ध्यान रखिए बेटा, मैंने कम से कम 10 बार ये बात बोली थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उन्हीं को आता है जिनको IUPAC आती है। IUPAC नहीं आएगी तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं आ सकती। ठीक है? अच्छा, ऐसे सवाल मैंने कल आपको कम से कम कराए थे, बहुत कराए थे। ब्यूटेन के 2, फिर पेंटेन के 3, फिर हेक्सेन के 5, 10 सवाल ये हो गए, और एक और करवाया था कल मैंने। इसके ऊपर 11 सवाल कराए थे कॉपी पर, 12वां, 13वां और ये रहा 14वां। टोटल 14 सवाल हो गए। जरा अब बताना, देखें किसने बोर्नवीटा पिया है। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं यार, ऐसे मजाक मजाक में दे रहे हैं। ऊपर वाले सवाल है बेटा, टेंशन ना लेना। बेटा सुनो, हम तुम लोगों के तरीके गोला बनाना भूले नहीं है ना? सबको सोच लेना, वेट 30 सेकेंड, सबको सोच लेना।
को सोच लेने दो, टेंशन ना लो। 8, अब बताओ 8 कि 7? 8। देखो जनाब, तनिक देख लो, मुंह से आवाज ना निकालो। पहला पॉइंट, मिस प्रिंटिंग नहीं है कि सर जी लगता है गोला लगाना छूट गया, नहीं छूटा नहीं है। ये एरोमेटिक है, ये एलिसाइक्लिक है। ठीक, 1 2 2 3 3 4। क्या अब ये 2-2 होगा? अब ये 2-2 नहीं है, ये एरोमेटिक है, ये एलिसाइक्लिक है। ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है। तो ये होगा 5, ये 5, 6 6 और ये होगा 7। 8 कहां बन गए? यहां पर H नहीं है, लेकिन यहां पर H है। तो ये रहा 8। तो कितने बने टोटल? ये देखिए, तुम लोगों ने एक बात फील करी कि गोला ना बनाने से कितना काम बढ़ जाता है। 4 से 8 हो गए, इसलिए गोला बना लिया करो, ठीक है। तो यहां खेल अलग है, यहां पर खेल अलग। एक बात और सुन लेना बेटा, हम जो ये आपसे 8 प्रोडक्ट आपने बनाए हैं ना, ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, हमने स्टीरियो को काउंट नहीं किया। आप देखिए बेटा, अगर ध्यान से देखिए, प्लीज लिखिए मत। अगर अब यहां पे Cl को लगाते तो कहीं ना कहीं ये वाला कार्बन कायरल कार्बन हो जाता। तो जो 5 नंबर वाला जो प्रोडक्ट आप बनाते वो फर्दर डेक्स्ट्रो और लीवो में टूट जाता। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज बोलिएगा मत, अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादा हो जाएगा, बस फील करिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। आपने 8 प्रोडक्ट बनाए हैं, नहीं किए। अगर स्टीरियो को काउंट करते तो 5 वाले भी 2 टुकड़ों में टूट जाते। एम आई राइट और रॉन्ग? 6 वाला भी 2 टुकड़ों में, तो बोलो सही सही है गलत? 7वां वाला कायरल नहीं होता। ClH, ये भी हाथ वही, ये भी हाथ, ये कायरल नहीं होता। लेकिन पहला वाला कायरल हो जाता। एक पर H, एक पर Cl, एक पे साइक्लोहेक्सिल, एक पर फिनाइल। एम राइट? तो अगर मैं आपसे कहता स्टीरियो को काउंट करके बताओ, तो एक यहां से बढ़ जाता 8 और 1 9, एक यहां से बढ़ता 10 और एक यहां से बढ़ता 11, तो टोटल कितने हो जाते? 11। तो 8 प्रोडक्ट बने हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और 11 प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। इंक्लूडिंग स्टीरियो, ध्यान से पढ़िएगा हमसे बेटा, ठीक है। थोड़ा चेरीला टाइप का पढ़ाते हैं, लेकिन आपका जब पेपर आप तब दे रहे होंगे नीट का, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक है। क्या 7वें वाले कार्बन पर जब Cl लगाओगे तो क्या ये कार्बन कायरल में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। क्यों? इसके रिंग वाले दोनों हाथ सेम है। क्लियर बेटा? तो 11 बन जाते। एक यहां से बढ़ जाता, एक यहां से बढ़ जाता, एक यहां से बढ़ जाता। कितने बढ़ जाते थे? ओके, आगे बढ़े, चलिए। देखिए बेटा, यूजली ऑप्शन को देखकर, ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है एग्जामिनर्स की। बहुत जगहों पर ये देखा जाता है कि एग्जामिनर स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखता कि इंक्लूडिंग स्टीरियो बताने हैं या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बताने हैं। ऐसे केसेस में हम ऑप्शन को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि इंक्लूडिंग स्टीरियो बताने हैं या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बताने हैं। एग्जाम में समझिएगा हुजूर, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता। बताइए कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? ऑप्शन होते 6,
8, 10, 5। तो आप बताइए कि 11 है। जब 11 नहीं है तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, तो क्या कर देते आप। अगर बेटा एग्जामिनर को इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछना होता तो या तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता इंक्लूडिंग स्टीरियो, या फिर किसी एक ऑप्शन में 11 आपको देता तो आप ये टिक कर। हमारी बात हजम हुई? मैं क्या कहना चाहती हूं, इंक्लूडिंग स्टीरियो है या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है, ये आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना पड़ता है। अगर ऑप्शन में 11 ना होता तो इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, और अगर 11 होता तो इंक्लूडिंग स्टीरियो। और सुन लो बेटा, जब भी एग्जामिनर को इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछना होता है 90% केसों में वो लिख देते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, और 10% केसों में वो नहीं लिखते हैं, तो वहां पे अपना कॉमन सेंस लगाओगे जो मैंने अभी सिखाया। हजम हुई बात? बात हजम हो रही है? चलिए एक स्टेप हम आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा फील आएगा आपको। कराएगा सवाल, हटा रहे हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल एम्स का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मैनी डाइक्लोरो प्रोपेन आर पॉसिबल, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देख रहे बेटा, बेटा आप लोगों ने फील किया, अच्छे एग्जाम जो होते हैं वो मेंशन कर देते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। जो टुच्चे एग्जाम होते हैं नीट वाले, ये साले बदतमीजी कर देते हैं, तो वहां पे तुम क्या लगाओगे? कॉमन सेंस, ठीक है, नॉनसेंस, ठीक है। तो यहां पर इंक्लूडिंग स्टीरियो है। अच्छा आप सुनना मेरी बात, सवाल को फील करेंगे पहले। इन्होंने पूछा हाउ मैनी डाइक्लोरोप्रोपेन आर पॉसिबल, मतलब क्या? आपके पास प्रोपेन होगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तुमने इसके अंदर से 2H को हटाया और 2Cl को लगाया, ये बन गया डाइक्लोरोप्रोपेन। और आपसे सवाल है, बताइए इसके कितने आइसोमर होंगे? ठीक है, बोलो नहीं, अब हम बोलेंगे, आप समझेंगे। देखो, लेकिन बेटा क्या तुम्हें एक वो वाला सवाल याद है जो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कराया था? नॉर्मल ब्यूटेन का मोनोक्लोरीनेशन कराया था और आपसे पूछे थे 4-5 सवाल, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। याद है आपको? याद है आपको? सुनना, वहां पर मैंने तुम्हें समझाया था कि बेटा पहले हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बनाते हैं? फिर हर स्ट्रक्चरल को चेक करते हैं कि कहीं कायरल कार्बन तो नहीं, और अगर कायरल कार्बन हो तो साले को तोड़ दो, डेक्स्ट्रो। और आपको कुछ याद आया? एक सवाल मैंने घर के लिए भी दिया था, आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरीनेशन कराने पर 6 सवालों के उत्तर आपको देने थे।
किए कि नहीं? अगर समय मिल गया तो मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है? अच्छा सुनना, यहां पर भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बनाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। जवानों बोलो क्या? और जब स्ट्रक्चरल बना लोगे तो हर स्ट्रक्चरल में चेक करेंगे कायरल कार्बन है या नहीं। अगर है तो डेक्स्ट्रो और लीवो में तोड़ देंगे, ठीक? सुनते रहना। आपको मैंने कभी ना कभी बताया होगा, जो डाई एलाइड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जेम, विस और एक बेटा और होता है टर्मिनल। बेटा बोलो क्या होता है? देखिए, जेम का मतलब होता है दोनों हेलोजन एक ही कार्बन को, अबे पिछली क्लास में ही पढ़ाया है। जेम एंड विस आर पोजीशन आइसोमर, कल ही तो पढ़ा है। जेम, विस और एक और होता है टर्मिनल डाई हैलाइड। सुनते रहिए, फील आएगा। सबसे पहले बनाते हैं जेम। एक कार्बन पे दोनों सीएल लगा दिए, ये भी जेम है। और सेकंड कार्बन पर अगर दोनों सीएल लगा दें तो ये भी क्या होगा? जेम। अगर यहां पर दोनों सीएल लगाएंगे तो वापस से यही बनेगा, मतलब कितने जेम बनेंगे? 2। अच्छा भाई, अब क्या बनाएंगे? विस। विस का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पर 2 सीएल, विस बन गए। अगर एक सीएल इस पर और एक सीएल इस पे लगाओगे तो वापस से यही बनेगा। विस कितने बने? अब बनाएंगे टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनल कार्बन पर सीएल लगा दो। तो ध्यान रखना, टर्मिनल वाला हमेशा एक ही पॉसिबल है, ये कभी 2 बन ही नहीं सकते। टर्मिनल का मतलब दोनों छोरों पर सीएल लगा दो, एक ही पॉसिबल है, 2 बन ही नहीं सकते। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? 4। जवानों, अगर इन्होंने इंक्लूडिंग स्टीरियो ना लिखा होता तो आंसर हो जाता 4। अब इन्होंने लिख दिया इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो चेक करो कायरल कार्बन। तुम लोग बताओगे? बताओ, कहीं कायरल है? 3H बेकार, 2H बेकार, 2 Cl बेकार, 3H बेकार, 2 Cl बेकार, 3H बेकार। कहीं पर भी कायरल कार्बन? जनाब 3H बेकार। जरा इसको देखो, एक Cl, एक H, एक CH3 और एक CH2Cl, ये कार्बन कैसा? अगर ये कायरल है तो ये टूटेगा डेक्स्ट्रो और लीवो। क्या ये कार्बन कायरल होगा? नहीं। 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये कायरल नहीं होगा। इसमें आओ, 2H बेकार, 2H बेकार, 2H बेकार। मतलब अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो देखा जाए तो कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। द आंसर इज 5 आइसोमर। किसी बच्चे की पहली या दूसरी क्लास हो तो शांति से बैठे, जितना समझ में आए उतना ठीक, ठीक है? लास्ट लेक्चर चल रहा है स्ट्रक्चरल का, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस नोट कर लीजिए। ओके बेटा? समझ में आ गया? तो पहले बेटा क्या बनाओगे? स्ट्रक्चरल। फिर हर स्ट्रक्चरल में चेक करोगे कि कहीं कायरल कार्बन तो नहीं। अगर कायरल कार्बन हो तो उसको तोड़ देना डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है? चलिए इसी में एक SW दे देते हैं आपको। एक SW दे दें, थोड़ा सवाल चेंज कर दे रहे हैं। ये एम्स का सवाल था, अब हम एक पोरवाल सवाल बना दे रहे हैं, ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? बताओ।
क्लियर हो गया सबको? अच्छा, कहीं कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है कि सर इसकी तो तीन ही वैलेंसी दिखाई पड़ रही, चौथी पे क्या होगा? चौथी पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। आईयूपीएससी की पहली क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, एक HW आपको दे रहे हैं, HW है, हाउ मैनी क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन आर पॉसिबल? हाउ मैनी क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? हमें इतना बता दो कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले में दोनों हैलोजन सेम और दूसरे में दोनों हैलोजन डिफरेंट। घर में काहे करोगे, यही करो, करो। आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं, करो। हाउ मैनी क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? यहीं पे करिए। बनाने का तरीका फिर से वही होगा, जेम, विस और टर्मिनल। जेम, विस और टर्मिनल। बेटा सूर्य पानी दे। थैंक यू। सात, 8। जरा सा चेंज करने पर कितना मामला चेंज हो जाता है। आप ये देखिए, डाइक्लोरोप्रोपेन के 5 बन रहे थे, हमने आपसे पूछा क्लोरोब्रोमो प्रोपेन के कितने बनेंगे? 8। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये आईयूपीएससी नाम सही है गलत? गलत है, धोखे से हमसे गलत लिख गया। ब्रोमो पहले होगा, क्लोरो बाद में, वो सही कर लेना, ठीक है। चलो बनाते हैं। ये सब लोग समझ चुके हैं कि आज चर्चा चल रही है कि हमने प्रोपेन के 2 H हटाए, एक Br लगाया और एक Cl लगाया। सब लोग सहमत? ठीक है। तो बेटा ये भी डाई हैलाइड, इसके भी बनाने के वही तरीके, जेम, विस और टर्मिनल। चलिए पहले जेम बनाते हैं। आइए, जेम। हमने किनारे वाले कार्बन पर एक Br और एक Cl लगा दिया, जेम। अब बीच वाले कार्बन पर हमने एक Br एक Cl लगा दिया। इस वाले कार्बन पर एक Br और एक Cl लगाओगे तो वापस से ये बनेगा। तो जेम कितने बने? 2। अब बनाते हैं विस। हमने क्या किया, ये Br और ये Cl लगाया, विस। अब जरा ध्यान देना, यही तो मस्ती थी। देखना, जब दोनों Cl थे तो विस का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन रहा था, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, am I right? लेकिन जब दोनों अलग अलग हुए अब बनेंगे 2। दिस इज 1 क्लोरो 2 ब्रोमो। तो एक और भी तो बनेगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। ये दोनों अलग अलग हैं। Am I right or wrong? बोलो। अच्छा, अगर इधर इधर पे लगाओगे तो ये
यही दोनों बनेंगे। तो विष कितने बने? 2। एक बनेगा टर्मिनल, वो हमेशा एक ही बनता है, चाहे दोनों हेलोजन सेम हो चाहे दोनों हेलोजन डिफरेंट हो। एक ये बन गया। अब देखते हैं कायरल कार्बन। देखो ना, बड़ा अच्छा लगेगा। हुजूर, तीनों H बेकार, 2 H बेकार, लेकिन जनाब ये साला क्या हो गया? एक Br, दूसरे पे Cl, तीसरे पे हाइड्रोजन, चौथे पर इथाइल। कायरल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, इसमें आओ, बताओ इसमें आओ। क्या 3H कायरल होगा? एक Br, एक Cl, ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए? मिथाइल। कायरल होगा? नहीं। 3H कायरल होगा? इसमें आओ। 3H नहीं, एक Br, एक H, एक मिथाइल और एक CH2Cl, क्या ये कायरल होगा? Am I right? 2H क्या कायरल होगा? नहीं। हटो, 2H बेकार, 2H बेकार, 2H बेकार, हटो इधर आओ। 2H बेकार, एक Cl, एक H, एक CH3 और एक CH2Br, ये भी क्या होगा? तो आप बताओ कितनी जगहों पे कायरल कार्बन आ गए? 3 जगहों। तो ये भी टूटेगा डेक्स्ट्रोलीवो, ये भी टूटेगा डेक्स्ट्रोलीवो और ये भी टूटेगा डेक्स्ट्रोलीवो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर कितने बने? 8 प्रोडक्ट या 8 आइसोमर। कितने लोग बना पाए थे? लंबे हाथ खड़े करो, कितने लोग बना पाए थे? चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने बना लिया। बहुत प्यारा सवाल था ये, लास्ट ईयर ही सवाल हमने बनाया था। बहुत बढ़िया सवाल। जब दोनों हेलोजन सेम थे तो 5 बने, और जब दोनों हेलोजन डिफरेंट हो गए देखिए 8 बन गए। बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए। चल, अगला बेटा आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। हटाते हैं इसको। अगला बड़ा प्यारा है मेटामेरिज्म। देखिए, आवाज नहीं। क्या होता है मेटामेरिज्म? आइए लिखते हैं। It arises due to unequal distribution of कार्बन, या ऑब्लिक करके लिख लो एल्काइल ग्रुप। It arises due to unequal distribution of carbon या alkyl group around polyvalent functional group। ब्रैकेट लगाइए और सामने देखिए, देखिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है जिन फंक्शनल ग्रुपों के दो तरफ कार्बन की चेन लगाई जा सके उन्हें कहते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे ईथर, आप देखिए ईथर के इस तरफ भी कार्बन जोड़े जा सकते हैं और इस तरफ भी कार्बन जोड़े जा सकते हैं, तो ईथर इज ए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कीटोन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों तरफ कार्बन की चेन लगाई जा सकती है। जैसे सेकेंडरी एमीन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे
ईस्टर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी कार्बन की चेन पॉसिबल है और इधर भी कार्बन की चेन पॉसिबल है। जैसे एनहाइड्राइड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी कार्बन की चेन पॉसिबल है और इधर भी कार्बन की चेन पॉसिबल है, राइट। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दो तरफ कार्बन की चेन पॉसिबल हो उन्हें हम कहते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा और सुनो, आवाज मत करिएगा, ध्यान से देखिए। देखो, जब इन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुपों में इस तरफ जो कार्बन लगे हैं और इस तरफ जो कार्बन लगे हैं, जब उनकी संख्या को परिवर्तित कर दिया जाता है, किसको? संख्या को, तो बनने वाले आइसोमर मेटामर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटामर। सामने देखो प्लीज, सामने देखिए। जैसे मैंने आपको ये दिया, समझेंगे सब लोग? ये मैंने पूछा इसका मेटामर बनाइए। देखिए, सबसे पहले मेटामर बनाने से पहले आप ये देखेंगे कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। बिल्कुल है, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। आपने उसको गोले में बंद कर लिया। अच्छा, एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। आपको मेटामर बनाना था, आप कार्बन की संख्या को परिवर्तित करेंगे। एक कार्बन को हमने उस तरफ भेज दिया, ये देखिए कार्बन की संख्या परिवर्तित कर दी। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? मेटामर। क्या कहलाएंगे? मेटामर। दिस इज 3,1 while this is 2,2। यस, ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर। जवानों, मेहरबानों, कदरदानों, ध्यान से सुन लो, लिखना मत। चाय अच्छी थी, बहुत ही कभी कभी अच्छी चाय आती। देखिए जनाब, एक बात मेरी सुन लीजिए। काकादेव में कुछ अध्यापक ये लिखवाते हैं जो बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं ये दोनों भी मेटामर है। गलत, गलत। मेटामर बनाने के लिए दोनों तरफ कार्बन की संख्या परिवर्तित होनी चाहिए, हम तभी उसे मेटामर कह सकते हैं। ये दोनों मेटामर बिल्कुल नहीं है। क्यों? दिस इज 3,1, दिस इज अगेन 3,1। ये मेटामर नहीं है। मेटामर तभी बनेंगे जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन लगे हैं उनमें कार्बन की संख्या चेंज हो दोनों तरफ, तभी आप मेटामर कहोगे। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। तो मैंने आपको ये दिया, प्लीज सामने देखते रहिए। मेरे छात्र बताएं क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? सबसे पहले गोले में क्या कर लो? सबसे पहले 3,1 मेटामर बनाना, दोनों तरफ कार्बन क्या करोगे? चेंज। हमने एक कार्बन को उधर भेज दिया। यस, ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मेटामर। पहला वाला है 3,1, दूसरा वाला है 2,2। हाँ, ये दोनों आपस में मेटामर है। Am I right? ओके, जैसे ऊपर लिख लिया, ऊपर लिख लिया। जल्दी बताओ, मेटामर के लिए क्या पॉलीवैलेंट
फंक्शनल ग्रुप की जरूरत है? बिल्कुल है। कार्बन की संख्या दोनों तरफ बदलनी चाहिए, तभी बोलोगे मेटा, अदरवाइज। हुजूर सही बोला हमने। आओ एक और देते हैं एग्जांपल। हमने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना जवान। पहले ये बताओ, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? कौन सा है? ईस्टर। गोले में क्या कर लिया? इस समय कार्बन का नंबर दोनों तरफ है 1,1। अब जरा देखना, कोई बोलेगा नहीं जो तुम नहीं करेगा ये बता देगी बेटा। हमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या परिवर्तित करनी है, तभी मेटामेरिज्म पिक्चर में आएगी। सवाल आपसे है, इस कार्बन को उधर भेज के परिवर्तित करूं या उस कार्बन को इधर भेज के? क्यों? ऐसे समझ में आ गया जनाब? इसको उधर भेज दिया तो यहां पे आ जाएगा H और ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमने तो साले फंक्शनल ग्रुप बदल दिया, तुमने बना दिया फंक्शनल आइसोमर। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए? सेम। उसके दोनों तरफ जो कार्बन लगे हैं उनका नंबर चेंज होना चाहिए। अगर इस कार्बन को आपने उधर पटका तो कार्बन की संख्या तो चेंज हो गई, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होना चाहिए। अगर इस कार्बन को आपने उधर पटका तो कार्बन की संख्या तो चेंज हो गई, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। इसलिए हम इसको उधर नहीं भेजेंगे जनाब, हम उसको इधर भेजेंगे। आप देखिए अभी भी ये ईस्टर ही है और दोनों तरफ कार्बन की संख्या चेंज हो गई, 1,1 से हो गया 0,2। इज इट क्लियर? बेहतरीन। हमने आपसे कहा था, नहीं मान लो तो फिर सुन लो, IUPAC अगर आती है तो ही स्ट्रक्चरल में हाथ रखना, वरना स्ट्रक्चरल समझ में नहीं है। मैं क्या पढ़ाता हूं मुझे अच्छे से मालूम है। जब जब मैं बच्चों को IUPAC में ईस्टर सिखाता हूं, मेरी आदत है मैं बच्चों से बोलता हूं R' कभी भी H नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला R H हो सकता है। बताया था कि नहीं बताया? मुझे इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारे नंबर 600 आए नीट में या 200 आए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, 0 से। अब तुम आए ना हो क्लास में, तुम लेट एडमिशन लिए हो, तुमने गोला मारा है, वो तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं है। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक है। हम जब चीजें सिखा देते हैं हम तभी आगे जाते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। ईस्टर में O से कभी H नहीं लग सकता, अदरवाइज वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। Am I right? अगला सवाल बताओगे? सही सही बताना, ठीक है? चलो अगला बताओ। 3 एग्जाम्पल लिखिए, एक और लिख रहा हूं जरा, देख के बताइएगा। ओके, बताना। मैंने मान लो ये लिख दिया,
क्या किया, ये जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था हमने इसको इस तरफ भेज दिया। जब इसको इस तरफ भेजा तो ये देखिए दोनों तरफ कार्बन की संख्या चेंज हो गई। क्या ये दोनों आपस में मेटामर है? बिल्कुल। आप देखिए यहां पर 7,1 और यहां पर 6,2 ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर है। तो मेटामर में ध्यान रखिएगा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और दोनों तरफ कार्बन की संख्या परिवर्तित होनी चाहिए, तभी तुम मेटामर बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बताना ना, मैं तो बताना। क्या ये लिखना मत, ऐसे बताना ये और ये मेटामर है? नहीं है। ये और ये मेटामर नहीं है। दिस इज अगेन 7,1, दिस इज अगेन 7,1, ये दोनों मेटामर। परंतु क्या ये दोनों मेटामर है? 6,2 7। तो मैं अपने बच्चों को बहुत क्रिस्टल क्लियर करना चाहूंगा, मेटामर तभी बोलेंगे जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या परिवर्तित हो। ओके, अभी कुछ लोग इन दोनों को भी मेटामर पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। ये दोनों मेटामर नहीं होंगे, ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे। क्यों पोजीशन आइसोमर है जनाब? देखिए दिस इज 1,2 और दिस इज 1,3 पोजीशन आइसोमर है, मेटामर नहीं। Am I right? So, चार एग्जाम्पल बहुत होते हैं पढ़ाने के लिए। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस मेटामेरिज्म के ऊपर। 2 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आगे बढ़ा जाए आगे। चलिए पहला क्वेश्चन मेटामेरिज्म पे आ रहा है। आइए सवाल लिखिए। समझ में आ गया? वैसे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेटामर ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। बोलो बोलो, बोथ ए एंड सी। थर्ड, यस द आंसर इज थर्ड। आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या किया करिए, जैसा कि मैंने बोला कि पॉलीवैलेंट को गोले में बंद कर दिया करो। ठीक। अब यहां पर 3,1, यहां पर भी देखिए क्या है 3,1, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर तो जनाब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सेकेंडरी अमीन से प्राइमरी अमीन बन गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर देखिए 3,1 से हो गया 2,2। यस, द राइट आंसर इज सी। ओके, जबकि अभी काका जो में ये चल रहा है बोथ ए एंड सी। ठीक है, इस साल सही हो गया होगा क्योंकि लास्ट ईयर ये बता दिया गया था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस साल देखो हमने मतलब देखिए पढ़ने से, पढ़ाई एक ऐसा है जो अनंत है। जो अध्यापक ये बताते हैं आंसर, हम ये नहीं कहते उन्हें आता नहीं है। पढ़ाई अनंत है, क्या कर सकते। अब आप ये समझ लो कि अब तो ये सही हो गया होगा हर जगह पर। अब
इस साल मैंने कितनी बड़ी चीज भी सही करवाई है। अक्सर मैं लिखवाता था मोर नेगेटिव मोर साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज, न्यूट्रल एटम इन, ये मैं लिखवाता था। मतलब फॉर एग्जांपल F माइनस Ni और मान लो Na प्लस, अपन हमेशा ऐसे लिखवाते थे, याद है कि नहीं याद है? अब मैंने लॉकडाउन में बहुत किताबें पढ़ी तो मैंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर न्यूट्रल वाला इनर्ट गैस है तो इसका साइज बाईवेलेंट से भी ज्यादा होता है। किससे बेटा? बाईवेलेंट से भी ज्यादा होता है। अगर न्यूट्रल एटम इनर्ट गैस है तो उसका साइज बाईवेलेंट एनायन से भी ज्यादा। इस साल मैंने लिखवाया है, अब ज्ञान है, धीमे धीमे आता रहता है। ये गलती थी बहुत बड़ी, हम नहीं, पूरा काका जो ही लिखवाता है, हमने सही करा दिया, अगले साल सही हो जाए। कोई भी इनर्ट गैस, अगर न्यूट्रल एटम इनर्ट गैस है तो उसका साइज बाईवेलेंट एनायन से भी बड़ा। मैंने इसी साल यहां पर एक पॉइंट और लिखवाया, लिथियम। क्या लिखवाया? लिथियम का जो साइज है भाई जी, ये पूरे पी ब्लॉक से बड़ा होता है। एक्सेप्ट बोलो, कौन कौन? इंडियम, थैलियम और इनर्ट गैस। अब ये सारे पॉइंट आप जानते हो एनसीईआरटी में लिखे। तुम लोग सोच रहे हो कहां लिखे? कहीं नहीं लिखे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी होती है हर चैप्टर में, उसमें एटॉमिक रेडियस लिखी होती है। हमने जब उसमें देखा तो लिथियम का जो साइज था ये पूरे पी ब्लॉक से बड़ा है, सिर्फ 3 लोगों से छोटा है, इनर्ट गैस, इंडियम और थैलियम। अब तुम किसी से पूछ लेना जाकर कि मेरे भाई लिथियम में और ब्रोमीन में कौन बड़ा होगा, तो आंख बंद करके कहेगा पागल होगा बे, बहुत बड़ा होगा ब्रोमीन। क्यों वो ऐसा कहेगा? लिथियम भैया सेकंड पीरियड के, लिथियम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन चौथे पीरियड का है। इवन तुम आयोडीन ले लो, 5वें पीरियड है। तो कोई भी कहेगा आंख बंद करके कि ब्रोमीन आयोडीन का साइज लिथियम से बड़ा होगा, लेकिन नहीं होता। लिथियम का साइज पूरे पी ब्लॉक से बड़ा होता है, एक्सेप्ट इंडियम, थैलियम और इनर्ट गैस। ये कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कभी कभी जो होती रहती हैं, नई नई चीज सामने। जनाब जब लिथियम बड़ा है तो लिथियम के नीचे वाले भी बड़े ही होंगे, सोडियम भी बड़ा ही होगा, पोटेशियम भी बड़ा ही होगा। क्लियर? चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हम ऐसे थोड़ा फ्लैशबैक में चले गए थे आपको ये बताने के लिए ज्ञान बड़ा अनंत है, आता रहता है। ठीक है, जरा अगला सवाल देखिएगा, जरा अगला सवाल देखना बेटा। मैंने क्वेश्चन पूछा मेटामर ऑफ कंपाउंड, जरा अब देखना, ये दिया, ये दिया, आपको इसका मेटामर बताना है, इनमें से कौन होगा। ऑप्शन है CS3, CS2, CS2, OCS3। दूसरा ऑप्शन है CS3, CH, CS3, OCS3। तीसरा ऑप्शन है CS3, CS2, 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 OH। और चौथा ऑप्शन है बोथ A एंड B। आप बोलो क्या लगाओगे? आप बोलो
क्या लगाओगे? बोथ ए एंड बी। क्यों? देखिए, ये रहा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बोलो हाँ या ना? 2,2 2,2 मेटामर बनाना है तो दोनों तरफ कार्बन क्या करने पड़ेंगे? चेंज। देखिए, व्हाट इज दिस? 3,1 आंसर होगा। व्हाट इज दिस? 3,1 आंसर होगा। ये क्या बन गया? एल्कोहल। ये तो हो ही नहीं। तो ए भी है, बी भी है, सो द आंसर इज डी। एम राइट बेटा? तो ये रहा आपके सामने मेटा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और दोनों तरफ कार्बन परिवर्तित होने चाहिए, तभी हम उसको मेटामर का नाम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इज इट क्लियर? लास्ट सवाल करोगे? लास्ट सवाल करोगे? हटाओ इसको, हटा दे। अगला सवाल करिए जरा। Which cannot show metamerism? Which cannot show metamerism? इनमें से मेटामेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? हुजूर, मेटामेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? सुन लो, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और दोनों तरफ कार्बन बदल सके, ये होना चाहिए, तभी तो मेटामेरिज्म शो करेगा। अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा और कार्बन की एरा फेरी भी पॉसिबल ना हो तो भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। एम आई राइट? तो ऑप्शन जरा देखिएगा, इनमें से कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? पहला ऑप्शन है ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, नन। बताइए इनमें से कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? सबसे पहले क्या किया करोगे? पॉलीवेलेंट को गोले में बंद करोगे, फिर देखोगे क्या कार्बन की हेरा फेरी पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो मेटामेरिज्म शो करेगा और अगर पॉसिबल नहीं है तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। बताइए, बताइए। इनमें से कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? सब शो करेंगे, सी नहीं करेगा। देखिए, ये रहा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, डब्बे बंद कर दिया। अब देखना 1,1 है, बोलो बोलो बोलो। अगर इस कार्बन को उधर भेज दूं तो फंक्शनल ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0,2 ये मेटामेरिज्म शो करेगा। राइट या रॉन्ग? ध्यान रखिएगा, IUPAC आएगी तभी सब कुछ होगा। हम बार बार बोल रहे हैं उस चीज को, ठीक है? इस समय इसका नाम है मिथाइल एथेनोएट। अगर इस कार्बन को इधर भेज दोगे तो नाम हो जाएगा इथाइल मेथेनोएट। नाम बदल गया, पॉलीवेलेंट के अराउंड नाम बदल गया। हाँ, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। ओके, अच्छा आगे हो। ये एनहाइड्राइड है। सबसे पहले तो पॉलीवेलेंट को गोले में बंद, देखना 1,1। अगर मैं चाहे इस कार्बन को इधर भेज दूं चाहे इस कार्बन को इधर भेज दूं, रहेगा तो ये एनहाइड्राइड है। HCOOCO(C2H5) एनहाइड्राइड है। इस समय 1,1 और इसको यहां भेजने पर हो जाएगा 0,2। इस समय इसका IUPAC नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड
अगर इसको यहां भेज दोगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। यस, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। पॉलीवेलेंट के अराउंड कार्बन की हेराफेरी पॉसिबल है, मतलब ये मेटामेरिज्म शो करेगा। क्लियर? इसमें आइए, ये रहा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए 2,1, अगर तुमने इसको यहां भेजा तब भी क्या रहा 2, इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। और देखो यार, और देखो, इस समय आईयूपीएसी नाम है ब्यूटेन 2-ओन, इसको इधर भेज दो तब भी नाम रहेगा ब्यूटेन 2-ओन। क्या पॉलीवेलेंट के अराउंड चेंज करने पर नाम बदला? क्या मेटामेरिज्म शो करेगा? सो द आंसर इज ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। एक बच्चा मेरे पास आया, समझना लास्ट ईयर की बात है, वो एक मेटामेरिज्म पे ट्रिक लेके आया था, R1 + R2 मिनिमम 4 होना चाहिए। उसने हमको एक ट्रिक दिखाई, हमने कहा गलत है, गलत है। R1 + R2 मतलब वो कहना है दिस एंड दिस वैल्यू जोड़कर मिनिमम 4 होना चाहिए, गलत है। आप देखिए यहां तो 2 ही कार्बन है, फिर भी मेटामेरिज्म शो हो रहा है। यहां पर देखिए 2 ही कार्बन है, फिर भी मेटामेरिज्म शो हो रहा है। तो ये सब ट्रिकें वाहियात हैं, इनका कोई मतलब नहीं। जब सीपीएमटी हुआ करता था तब ऐसी ट्रिकों का रोल था, अब नीट ईट में इनका रोल नहीं। कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझिए। पॉलीवेलेंट को गोले में बंद किया, कार्बन निकलकर बाहर आए। अगर कार्बन की हेराफेरी पॉसिबल है तो मेटामेरिज्म शो करेगा, और अगर कार्बन की हेराफेरी पॉसिबल नहीं है तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मेटामेरिज्म। ओके, यस, मैं कह सकता हूं मेटामेरिज्म क्या हो गया, खत्म। समय आ गया है, 10:10 हो रहे हैं, आपको 3 मिनट दे रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन ऑन योर कॉपी। में एक नोट छूट रहा था, वो नोट और लिख लो, फिर हम लोग फंक्शन को चालू करते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लो बेटा, लिखो जरा। इफ 2 molecule appears position isomers along with metamer। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 आइसोमर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर भी है, दोनों लग रहे हो, तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे मेटामर को, तब तक जब तक कि बोथ वाला ऑप्शन ना हो। अगर बोथ वाला ऑप्शन है तो बोथ को टिक करिए, और अगर बोथ नहीं है तो मेटामर को टिक करेंगे। राइट, लिखिए। If 2 molecule appears position isomers along with metamers, then tick metamer until both option is not mentioned। जब तक कि बोथ वाला ऑप्शन मेंशन ना हो तब तक तुम क्या टिक करोगे, मेटामर। इसका एग्जांपल मत लिखिएगा, मैं ऐसे समझा दे रहे हैं आपको, बहुत लिख चुके एग्जांपल। जैसे मान लो बेटा ये दिया, अब देखना सब लोग, देखना, इसका मैंने एक आइसोमर ये बना दिया, समझना मेरी बात। एग्जाम में आया, बताइए ये दोनों क्या है। अब बच्चों ने क्या देखा, अबे
पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। हाँ भाई 2,2 और यहाँ पे पॉलीवेलेंट के अराउंड क्या है 1,3। हाँ यार ये दोनों आपस में क्या होंगे मेटामर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चे ने क्या किया 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 3। और एक बच्चे ने किया 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 2। आप देखिए चेन वही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर भी है। आप देख सकते हैं ये दोनों पोजीशन भी दिख रहे हैं, ये दोनों मेटामर भी दिख रहे हैं। अगर बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ लगाइएगा और बोथ का ऑप्शन ना हो तो मेटामर को टिक करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, यही मैंने लिखवाया है, राइट। अगर दो मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमर भी दिखाई पड़ रहे हो, मेटामर भी दिखाई पड़ रहे हो, तो टिक करेंगे बोथ वाला ऑप्शन। लेकिन अगर बोथ वाला ऑप्शन मेंशन ना हो तो टिक करेंगे मेटामर्स। ओके, खत्म कर दे बात, खत्म करें। चलिए चलते हैं लास्ट हेडिंग के ऊपर। हटा दे, लास्ट हेडिंग है फंक्शनल आइसोमेरिज्म।